दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी के ट्रिकी क्वेश्चंस देख के आपको भी टेंशन होती है? क्या आप भी एलिमिनेट करते समय हमेशा गलत आंसर को टिक कर देते हैं? तो इस वीडियो में हम एलिमिनेशन टेक्निक के कुछ सीक्रेट फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे जो आपको 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो में रिवीजन हैक और पीवाईक्यू एनालिसिस को भी समझाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह एक वीडियो गेम चेंजर हो सकता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करें कि कंप्लीट पार्लियामेंट्री पीवाईक्यू एलिमिनेशन लर्निंग के ऊपर से बात करेंगे, जो सबका फोमो होता है कि कैसे एलिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाएगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि कैसे पीवाईक्यू के अप्रोच करेंगे, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करेंगे। इवन इसी पार्लियामेंट के ऊपर एक डीप एनालिसिस मैं खुद की तरफ से दूंगा, हो सकता है लेक्चर बड़ा भी हो। ठीक है, तो मास्टर द स्मार्ट एलिमिनेशन अप्रोच, इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्रैक ट्रिकी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस विद ईज के साथ, तो जितने भी इजी टेक्निक्स रहेंगी उनको भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर विद कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली ये वीडियो आप देख के जाना, और आप कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस पेपर देखना और आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर देना। तो आपको क्या करना है, ये टेबल है। अब आपको जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आप जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे तो वहां पे इसको मार्क करिए, और उसके बाद देखिए आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे अपना इंप्रूवमेंट करिए। इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, तो आपको अपना इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टार्ट करिए 2015 के क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर अ ग्रांट। ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बताइए कि इसमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन सही लगता है, बस आप पॉज करिए और उसको आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है ये वीडियो, आप देख सकते हो, और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, 1 एंड 2। क्यों 1 एंड 2? द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए आपको सिर्फ अपना यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई करना है, लॉजिक ये अप्लाई करना है कि डिस्कशन के ऊपर बोल रहा है, ना कि वोट के ऊपर, ना तो अमेंडमेंट के ऊपर। डिस्कशन तो राज्यसभा को सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है एज इक्वल टू लोकसभा, बस कुछ पावर कुछ चीजों में छोड़ के, जो आने वाले आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो डिस्कशन तो कर ही सकता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा तो गलत है। अब तीसरा गलत है, आपके सामने ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बचा ए और बी। ठीक है, अब पहला क्या था, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। ऑब्वियसली अगर किसी ने बेसिक पढ़ा तो ये तो पता है, राज्यसभा अमेंडमेंट मनी बिल को तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मेरे ख्याल से जो अच्छे से पढ़ रहा है बच्चा, तो 99% बच्चे तो जानते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन ग्रांट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट। अब बताओ कि डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है। सबसे पहली चीज है, देखिए डिमांड फॉर ग्रांट के लिए हम, ये रहा हमारा डिमांड फॉर ग्रांट। ये क्या होता है, जब भी आपको यूनियन बजट से कुछ पैसा वापस निकालना है, कुछ करना है, तो उसके लिए डिमांड फॉर ग्रांट लगता है, और वो आता है आर्टिकल 113 के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आपको ये पता चल गया कि जो राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल है और जो मनी बिल है, बोथ आर डिफरेंट चीज। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए देखिए, ये हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन पे। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एक ट्रिक बताता हूं आपको इसको याद करने का, कोई ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिक नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। बस उसको इस तरीके से याद रखना, जो भी बिल राज्यसभा में पास होती है, जो भी बिल राज्यसभा में पास होती है, ठीक है, वो बिल कभी भी लैप्स नहीं होगी। और जो बिल लोकसभा में पास होती है उसके लैप्स होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। बस आपको इतना ट्रिक याद हो गया। अब यहाँ पे वो ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ऑब्वियसली अभी मैंने एक ट्रिक बताया। अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड इन द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अभी मैंने बताया। ये ट्रिक अप्लाई होगी एज इट इज, ये ट्रिक अप्लाई हो गई। डिटेल सोल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में भी बताया, मगर मैं आपको ट्रिक के साथ सोल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ। ट्रिक बहुत इजी होता है, बहुत हार्ड भी नहीं है, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके नॉलेज के बेस पे, ना कि कोई ट्रिक है कि भैया ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके नॉलेज के बेस के ऊपर से बता रहा हूँ। तो देखिए, और एक आपके ऊपर बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड किया, मगर ट्रिक और एक्सप्लेनेशन दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, अब देखिए, विथ रेफर्स टू द पार्लियामेंट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन।
अब इसका कमेंट आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर, जो मैंने ट्रिक बताया ये ट्रिक बस इसमें लगा के देखना, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करना है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है ये आपको मुझे बताना है, कमेंट करके जरूर मुझे बता देना। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। क्या है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ad hoc committee to set up by the parliament, parliamentary department related to standing committee, finance commission, finance sector legislative reform and commission नीति। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या आती है, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी कमिटी हो सकती है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी के ऊपर से आपको बता सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है एलिमिनेशन का गेम। सबसे पहला आपको एलिमिनेट करना है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रिकमेंडेशन होता है किसके लिए, फाइनेंशियल डिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएट करने के लिए, या तो किसी एक कंट्री के साथ शेयर करने के लिए। तो फाइनेंस कमीशन नहीं हो सकता, तो 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 5 1 2। अब पांचवा देखिए क्या है, नीति आयोग। चौथा क्या है, ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म नहीं हो सकता। अब टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी ने भी बेसिक वेब सीरीज भी देखी होगी हर्षद मेहता स्कैम 2002, तो उसमें सबसे पहला क्या बताया कि एक पार्लियामेंट्री एडहॉक कमेटी बनी थी जो ये सबके ऊपर वॉच कर रही थी। तो पहला और दूसरा सही है। अब ये पूछा क्यों गया था, 2G स्कैम के ऊपर से। ठीक है, लॉजिक था। अब आप ये तीनों तो आराम से काट दिए, क्यों फाइनेंस कमीशन का काम किया था आपको पता चल गया, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का क्या काम था ये आपको पता चल गया, और नीति आयोग क्या बेसिक काम करती है एज ए एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में यहाँ पे मिला भी पड़ा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बस आपको कमेंट करके ये बता देना कि आपको ये पीडीएफ चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt a several post from a disqualification on their ground of office of profit। ठीक है, the above mentioned act was amended 5 times। okay, the term office of profit is well defined in the constitution। अब किसी आदमी को कुछ भी नहीं पता है कि भाई ये है भी कि नहीं है, इसको तो ये पता है, अगर ये पता है कि ऑफिस एंड प्रॉफिट मेंशन्ड है मगर वेल डिफाइंड नहीं है, तो 3 कैंसिल हुआ, ये और 1 2 सही हो गया। मतलब आपको फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। और यूजुअली क्या होता है, 90% ये होता है कि जब भी यूपीएससी इतने फैक्ट्स डालता है तो यूजुअली वो सही ही होता है, 90% चांस है। ठीक है, जब आपका फंसे तो इसमें ये करना 100% ये वर्क भी करेगा। ठीक है, अब बात है कि क्या इसके अंदर डिटेल में कुछ पढ़ाना चाहिए, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं अभी डिटेल में भी। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, तो कहाँ पे डिफाइंड कहीं नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट देता है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करता है, या तो जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है फिर या तो वो डिसाइड करता है, तो वो कौन, लोकसभा का स्पीकर या तो चेयरमैन राज्यसभा में, वो डिसाइड करता है कि कैसे आप किसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ला सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि द अबाउ मेंशन एक्ट क्या 5 टाइम अमेंडमेंट हुआ, ऑब्वियसली 5 टाइम। कब अमेंडमेंट हुआ, 1960, 1992, 1993, 2006, 2023, 2013 में। ठीक है, दिस अमेंडमेंट वर मेड टू इंक्लूड मोर ऑफिस अंडर द एग्जेम्पशन लिस्ट, प्रिवेंट एमपी एंड एमएलए फ्रॉम बीइंग डिस्क्वालिफाइड। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस तरीके से ऐड किया ताकि वो डिस्क्वालिफाइड ना हो जाए। इस तरीके से जैसे जो एमपी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकील भी बन सकता है, ये एग्जेम्पशन है जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ट्रिक आपका बहुत अच्छा से अप्लाई होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज इज शी थिंक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ 3 सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। There is no minimum number of days that parliament is required to meet in year। अब डेज के ऊपर बात की, अब आपको यहाँ पे आपका लगाना है लॉजिक। इसमें लॉजिक क्या लग सकता है, देखिए, क्या मिनिमम कोई डेज बोला है, नहीं, 6 मंथ तो बोला है, एक साल में 2 बार तो मिलना चाहिए, तो 6 मंथ तो हो ही सकता है ना, सिंपल सी चीज है। दूसरा क्या बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इन ईयर, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी। तो मैंडेटरी कितना रखा है, 2 रखा है, 3 बुला सकता है, इसलिए 3 सीजन के हिसाब से बनता है। यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये तो सही हो गया है ना, ये सही है कि नहीं है, कमेंट करो भैया।
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एज सच अ प्लेस एज ही थिंक्स इट। अब वो जहां चाहिए बुला सकता है, जहां चाहिए वो कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 1 and 3। अब बताओ 2 क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि पार्लियामेंट के जो 3 नहीं वो 2 सेशन को बुला सकता है कम से कम, वो भी पूरे हर 6 महीने के गैप पे। तो 3 सेशन इन पार्लियामेंट इन ईयर, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। ये मैंडेटरी होता है कि उसको 3 सेशन कंडक्ट करवाना पड़ जाएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड दिस सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 session. The Indian Constitution does not mention a 3 session exactly, 2 session exactly बोला है, 3 session नहीं बोला, 3 session तो अपने हिसाब से आता है। तो पहला क्या होता है? बजट सेशन होता है जो फरवरी अप्रैल में है, मॉनसून सेशन है जो जुलाई सितंबर है, जो विंटर सेशन है ये नवंबर दिसंबर है। आर बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ठीक है। किससे? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से है, ठीक है। चलिए डिटेल में बता दिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको करना है, सिंपल है, ट्रिक है। राज्यसभा हैज अ इक्वल पावर टू लोकसभा, किस में हो सकता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, कट मोशंस में नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस में राज्यसभा का अच्छा रोल होता है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हो सकता है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा में। तो लोकसभा के पास अलग से पावर, तो ये लोकसभा के लिए हो गया, ये राज्यसभा के लिए हो गया, और ये भी लोकसभा के लिए हो गया। तो बचा क्या? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और मुझे कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी आगे बढ़ गया। विथ रेफर्स टू डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर पूछा है। एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ अ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन द डेट ऑफ द स्पीकर में फिक्स, ठीक है। देखिए बहुत फैक्ट्स है, मैंने अभी आपको बता दिया। अगर बहुत ज्यादा फैक्ट्स होगा तो क्या हो सकता है? देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन that the election of a candidate as a deputy speaker of a Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party, ठीक है। देख लेते हैं। The deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and non। अब ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट है। The well-established parliamentary practices regarding the appointment of a deputy speaker is that of a motion is moved by the speaker and duly second of the prime minister। नहीं, तो चौथा गलत हो गया, और 1 और 2 तो दूसरा तो नहीं हो सकता। क्यों? There is a mandatory provision, कोई mandatory provision नहीं है, ठीक है। सिर्फ कन्वेंशन हुआ, किसके बाद से? 1961 के बाद से। तो कन्वेंशन हुआ, ना कि कोई मैंडेटरी प्रोविजन आया, ठीक है। तो यहीं पे ये गलत, तो ये हो गया एक्सट्रीम वर्ड। तो 2 आपको पता चल गया, गलत हो गया। पहला 2 को काट दीजिए। अब तीसरा देखिए क्या है। द डिप्टी स्पीकर सेम पावर एज, ये जनरल स्टेटमेंट है और ये सही भी है। देयर विल बी एस्टेब्लिश्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड बोला है, ठीक है। वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग, वेल एस्टेब्लिश्ड तो नहीं है, एस्टेब्लिश्ड है, कुछ पार्ट में वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर एज, तो चौथा तो गलत हो गया, बचा गया 1 and 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपके सामने दिए। 1961 वाला यहाँ पे तो बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो के थ्रू पे, माइंड मैप के थ्रू पे आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 1961 के बताया भी गया कैसे अपोजिशन और फिर साथ में अदर पार्टी भी आ गई थी, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा इज करेक्ट? इनिशियली इट वाज एड हॉक कमिटी। Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. The committee cannot take up any matter which is sub judice। अब एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है कि अब यहीं पे आपको नाम से समझ, एथिक कमेटी क्या करती है लोकसभा में? एथिकल वैल्यूज को डेवलप करवाती है, किसके बीच में? अमंग द पार्लियामेंट्री मेंबर्स। तो इसका काम आपको ये समझ में आ गया। अब क्या बोला? ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। नहीं, और भी कोई कर सकता होगा, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है तो कर सकता है कोई भी। तो दूसरा सीधा सीधा गलत हो गया। आंसर क्या आ गया? 1 and 3। बहुत सिंपल है। अब ये मत सोचना यूपीएससी बार बार 1-3 दे रहा, तो इस बार भी 1-3 देगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, एथिक्स कमेटी है, इनिशिएटेड एड हॉक थी कमिटी इन 2000,
तो फिर एग्जाम्पशन ये सब एमपी को, फिर उसके बाद 2015 में ये एक परमानेंट कमेटी बन गई। कब बनी? 2015 में। इसके पहले क्या थी? एक एडहॉक कमेटी थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन द लोकसभा, कंप्लेंट रिगार्डिंग अनएथिकल कंडक्ट कैन बी मेड बाय द पर्सन एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली एमपी। तो ओनली एमपी नहीं है, कोई पर्सन भी जाके कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा है आपका एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी क्या रोल करती है ये आपको बहुत डिटेल में पता भी चल गया। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। बहुत जरूरत पड़ती है कि हमें भी लाइक और सब्सक्राइबर अगर मिलते रहेंगे तो हम भी अपने आप को पुश करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है एज इट इज। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको ट्रिक। बस उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करिए और देखिए जादू क्या होता है। ठीक है, चलिए आंसर देख के मत करना भाई, ट्रिक जो बताया वो करना, बहुत अच्छा लगेगा। Which one of the following statement is are correct? अब देखिए यहाँ पे बहुत फैक्ट्स है ना। अब देखिए यहाँ पे जादू। आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। Amendment of a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha। नहीं, जरूरी नहीं है। तो चौथा गलत हो गया, सॉरी चौथा गलत हो गया। तो एक तो गलत हो गया, 1 2 2 3 और पहला बस पता लगाना आर्टिकल 109। अब यहाँ पे आया फैक्ट्स। अब ये 109 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, नहीं करनी है तो तुक्का तो आपको खेलना पड़ेगा। और उसका तुक्के का सबसे अच्छा तरीका है जो सबसे ज्यादा ऑप्शन में हो। सबसे ज्यादा ऑप्शन क्या है? वॉलंटरी। यूजुअली तुक्का होता है, मगर आपको ये बेसिक फैक्ट्स तो पता होना चाहिए। जो भी बच्चा पढ़ रहा है 12 घंटा 15 घंटा, उनको ये तो पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर इसमें आपकी ही गलती है। 2 और 3 ऐसा जनरल स्टेटमेंट है और पहला तो 109 है। अगर आपको ये पता है तो आपने आंसर ला दिया है 1 2 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, जो है हमारा 13वां क्वेश्चन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड लास्ट, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद को ही आंसर देना है। ओके, चलिए। विथ रेफर्स टू यूनियन बजट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन अ बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं। एट द यूनियन लेवल, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ का आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है बी। ठीक है, सेकंड ओनली। क्यों सेकंड ओनली? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत सिंपल है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यूनियन बजट। तो यूनियन बजट एज अ मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। किसमें? आर्टिकल 112 में। इज अ प्रेजेंट फॉर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट ऑन अ बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज अ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्रेजेंटिंग द बजट। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है कि जो प्रेजेंट कर पाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई एंटायरली फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। तो कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द यूनियन लॉ नॉट डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का अब डिमांड फॉर ग्रांट ये होता है कि आपको ग्रांट चाहिए आपके डिमांड के वैल्यू पे। हर एक मिनिस्ट्री अपनी डिमांड लेके आती है एट द एंड ऑफ एनुअल फाइनेंशियल ईयर कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए मेरी एक मिनिस्ट्री को रन करने के लिए। वो उसकी डिमांड हुई और ग्रांट चाहिए। किससे परमिशन लेगा? प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट उसको भेजाता है फिर लोकसभा में, लोकसभा में वोट होता है, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। ठीक है, तो 2 चीज होती है, एक होती है कंटीजेंसी फंड और एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंटीजेंसी फंड के नाम से आपको पता चलेगा कि ये एक इमरजेंसी फंड है जो 500 करोड़ का होता है। कंसोलिडेटेड फंड वो होता है जिसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के वर्क करने के लिए पावर दी जाती है। तो फिस्कल पॉलिसीज के जितने भी स्टोरेज होती है वो सब होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है आपको जाके देखना पड़ेगा मेरे ही लेक्चर में, पीटी 365 में बड़े अच्छे से समझाया हूं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कुछ बेसिक्स बताऊंगा पार्लियामेंट के ऊपर से जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बोला ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है
क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर अच्छे से बता दिया। बस पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए, और इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा कल सुबह सुबह। देखिए अब कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं। देखिए पार्लियामेंट का मतलब ये होता है जिसमें प्रेसिडेंट हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये तीन से मिला के बनता है पार्लियामेंट। ठीक है, दैट्स इट। प्रेसिडेंट लोकसभा में नहीं जा सकता, राज्यसभा में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक उसका पार्ट है। इतना बेसिक क्लियर हो गया। दूसरा बेसिक है, जो बिल राज्यसभा में पास होता है उसके बाद लोकसभा में जाके पेंडिंग हो जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, बिल लैप्स नहीं होगा, रहेगा। जो लोकसभा में बनता है और राज्यसभा में जाके पेंडिंग होता है वो लैप्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें रूलिंग पार्टी की एक इंटेंशन होती है उस बिल को लाने के लिए। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। मनी बिल के ऊपर चलता है। देखिए जो मनी बिल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है। हाँ, एक बिल होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में आर्टिकल 117, अब उसमें आप सबसेक्शन 1 और 2 के हिसाब से जाओगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल आता है। ठीक है, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉडी। मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बॉडी के लिए कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए बोथ पार्लियामेंट्री की अप्रूवल चाहिए, आर्टिकल 368 में बोला। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के लिए आर्टिकल 368 नहीं लगता। वो सिंपल मेजोरिटी है, कोई भी पार्लियामेंट और लोकसभा राज्यसभा में बस पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 नहीं लगता है। इतना। जॉइंट सिटिंग हमेशा ऑर्डिनरी बिल मतलब सिंपल बिल के लिए ही बैठेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए बैठेगी नहीं, मनी बिल के लिए बैठेगी नहीं, फाइनेंस बिल के लिए बैठेगी नहीं। फाइनेंस बिल में कुछ पोर्शंस के लिए बैठ सकती है। समझ गए? लास्ट चीज है कि जब भी आप लोकसभा के ऊपर, अभी मैंने जितना आपको पॉइंट पढ़ाया और जितना ये सब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इससे आपका 60% अब जो स्टेट असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेचर, इसके पोर्शंस आपको कवर करवा दिए गए। बस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो मैं और बनाऊं, बस आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।